हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे मनुस्मृति। लास्ट सेशन में हमने मनुस्मृति में वर्ण सिस्टम किया एंड आज हम करेंगे ब्राह्मणिज्म इन मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है इसका वर्ण सिस्टम है। इस वर्ण सिस्टम में क्या है, ब्राह्मण को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सोशल स्ट्रक्चर में इनमें ब्राह्मण को सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ये क्यों दी गई है, इसकी क्या कॉजेस हैं, हम इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि मनुस्मृति ब्राह्मण है उनके लिए पार्शियल क्यों है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, तो हम इसको एक तरह से न्यूट्रल होकर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको किस वे से लेना चाहते हो। तो फर्स्ट वन इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफ ब्राह्मण इन मनुस्मृति। तो पहले वर्ण सिस्टम में सोसाइटी को डिवाइड किया गया। सोसाइटी को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, देन वैश्य एंड लास्ट में आता है शूद्र। इसमें से जो ब्राह्मण है ये कहा जाता है जो पर ब्रह्म है, मीन्स ब्रह्मा जी के मुख से कौन प्रकट हुए हैं, ब्राह्मण। इनका जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ। भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म होता है, थाई से वैश्य का जन्म होता है, फिर से शूद्र का जन्म होता है। जो जीवना सिस्टम है, जो परमात्मा के बॉडी पार्ट से इनको कंपेयर किया है, इनका मीनिंग भी डिफरेंट बनता है। जो माउथ है, माउथ हेड सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, तो इसका मीनिंग इंटेलेक्चुअल लेवल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय आम से प्रकट हुए हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, आम किसको रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे बल को। तो जो क्षत्रिय है जो क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करता है। एंड वैश्य थाई से जो पूरे शरीर का पालन पोषण करती है, वैश्य जो ट्रेड करते हैं उसके साथ रिलेटेड है। शूद्र फीड जो नेसेसिटी सर्विसेज हैं वो क्या है, फीड के अकॉर्डिंग दी गई हैं। फीट के ऊपर ही हमारी पूरी बॉडी रिलाई करती है, उसके थ्रू ही हम एक्शन कर पाते हैं। तो फीट जो नेसेसिटी मैनुअल सर्विसेज हैं, तो इसके साथ भी इसको कंपेयर किया गया है। तो इन 4 वर्णा में जो वर्ण सिस्टम है ये कास्ट सिस्टम नहीं है। वर्ण सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन माना गया है। एंड मनु क्या डिस्क्राइब करते हैं, दैट ब्राह्मण इज प्रायर टू द अदर 3 वर्णस। जो अदर 3 वर्णस है इसमें सबसे पहले कौन आता है, ब्राह्मण आता है, क्योंकि वो ही सबसे पहले वेदस को जानने वाला होता है, वो लर्न होता है, उसको नॉलेज होती है, वो पूरे वर्ल्ड को इनलाइट करता है, इसलिए ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो इसमें मनुस्मृति का 96 श्लोक है, वो भी क्या डिफाइन करते हैं कि ब्राह्मण है वो सुप्रीम होता है। वो क्या कहती हैं, अमंग अर्थ एंड 5 एलिमेंट्स लिविंग बीइंग इज सुपीरियर। मीनिंग इस धरती पर जो ह्यूमन शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। कहते पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी गॉड ने क्रिएट किया है इसमें सबसे सुपीरियर कौन है, लिविंग बीइंग, हम ह्यूमन हैं। एंड अमंगस्ट लिविंग लर्न्ड ए सुपीरियर, और इस लिविंग बीइंग में सबसे सुप्रीम कौन है, जो लर्न्ड है, जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है। एंड अमंगस्ट देम जो लर्न पर्सन है, इनमें से भी लर्न ब्राह्मण है, वो ही सुप्रीम है। तो जी कहते हैं कि जो लर्न ब्राह्मण है वो सबसे सुप्रीम होता है। तो मनुस्मृति है ब्राह्मण को और ब्राह्मण में से जो लर्न है उनको ही सबसे ज्यादा सुप्रीम मानती है। तो मनुस्मृति क्या कहती है, क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो बोर्न होता है वो ब्राह्मण नहीं बन जाता, ब्राह्मण बनने के लिए उसकी क्वालिटीज है वो ही डिफाइन करेंगी कि वो ब्राह्मण है या नहीं है। तो मनुस्मृति क्या कहती है, ए पर्सन बोर्न ऑफ ब्राह्मण पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स ब्राह्मण है, डज नॉट इप्सो फैक्टो टू बिकम अ ब्राह्मण। मीनिंग अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स ब्राह्मण है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो बच्चा भी ब्राह्मण बन गया। तो इसको इप्सो फैक्टो कहा गया है। इप्सो फैक्टो का मीनिंग क्या है, जैसे हम मानते हैं दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, उसी तरह ये कहते हैं डज नॉट इप्सो फैक्टो
टू बिकम अ ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। जैसे रावण है, रावण ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, उसके पिता ऋषि थे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बनते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटीज, उसके फंक्शंस डिफरेंट थे, इसीलिए वो राक्षस की कैटेगरी में आ जाता है। तो ब्राह्मण की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? He must be well versed in Vedic injunctions, वैदिक कर्म कांड में वो सबसे निपुण होना चाहिए, उसको वैदिक नॉलेज होनी चाहिए। मस्ट फ्री फ्रॉम मेंटल, वोकल एंड बॉडीली डिफेक्ट्स, उसमें कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, वो ही तो ब्राह्मण बनता है। मेंटल मीन्स फिजिकली एंड मेंटली, वोकल से कुछ भी अपशब्द है वो नहीं बोलना चाहिए। मस्ट बी नॉर ऑफ रियलिटी, रियलिटी वो किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं, जो परमात्मा है उसको वो रियलिटी कहते हैं। कहते वो इस रियलिटी को, ब्रह्मांड को समझने वाला होना चाहिए, वो लोगों को उपदेश दे कि आप इस धरती पर आए हो, आप जहां पर सदा के लिए नहीं हो, आपको जो पंच तत्व से बना शरीर त्याग कर आगे जाना है, इसीलिए आपको सही मार्ग चुनना चाहिए। असल में वो ही ब्राह्मण होता है, जिस रियलिटी को जानता है वो ही ब्राह्मण माना जाएगा। एंड इसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है उसके काम क्यों है? क्योंकि जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम में वर्ण है हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग है। तो ब्राह्मण का काम क्या है? ड्यूटी टू टीच मानव धर्म शास्त्र टू अदर वर्णास, जो अदर 3 वर्न्स हैं, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इनको टीच करने का काम किसका है? ब्राह्मण का है। जो मनुस्मृति है ये कहती है जो अदर वर्ण है इनको टीचिंग नहीं करनी चाहिए। टीचिंग किसको करनी चाहिए? ओनली एंड ओनली ब्राह्मण को। तो ड्यूटी टू टीच मानव धर्म शास्त्र टू अदर वर्ण, प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन, जो ब्राह्मण है वही हमारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। कहती जो टीचिंग है, रिलीजन का प्रोटेक्टर है, वो हर एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है। वो कौन होगा? ओनली competent ब्राह्मण कैन टेक अप द टास्क ऑफ टीचिंग। इस टीचिंग का टास्क सिर्फ कॉम्पिटेंट, कैपेबल ब्राह्मण के पास ही होना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा लर्न होना चाहिए, जिसको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। तो ब्राह्मण का और काम क्या है? ही आल्सो एक्ट एज एडवाइजर टू द किंग, वो किंग का एडवाइजर हो सकते हैं, जिसको स्टेट क्राफ्ट की नॉलेज होगी। आगे हम 3 प्रोफेशंस करेंगे जिसमें जो फंक्शन है वो ही डिफाइन होंगे। आफ्टर दैट पैरामाउंसी ऑफ ब्राह्मण एंड इट्स कॉजेस, जो मनुस्मृति है वो ब्राह्मण को सबसे सुप्रीम मानती है। पैरामाउंसी ऑफ ब्राह्मण, तो इसके क्या कॉजेस हैं? वो कहते हैं इस सोशल स्ट्रक्चर में सबसे सुप्रीम, सबसे पहले कौन आता है? ब्राह्मण ही आता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी वो कौन है? ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि एज बीइंग अ टीचर, क्योंकि वो सबसे पहले एक टीचर है, एक गुरु है, इसीलिए वो सबसे सुप्रीम है। आप भी क्या हो? आप भी अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करते हो। आप चाहे किसी भी वर्ण के हो तो आपके लिए टीचर हमेशा ही सुप्रीम होता है, जो आपको ज्ञान देता है, आपको नॉलेज देता है। उसी तरह जो मनुस्मृति है ये भी यही डिफाइन करती है कि टीचर होने के नाते वो सुप्रीम है। और इसके और भी कोजेस हैं। पहला कोज क्या कहते हैं? बर्थ फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा, कहते ब्रह्मा जी के मुख से उसका जन्म हुआ है, इसीलिए वो सुप्रीम है। इस धरती पे सबसे पहले उसका जन्म हुआ था, वो सुप्रीम है। उसके बाद पोजेस्ड द नॉलेज ऑफ वेदास, उसको वेदा की नॉलेज है, उसने ज्ञान हासिल किया है, उसने अपनी शारीरिक, मानसिक जो भी अवगुण थे उनको जीता है। और हम एक आम इंसान हैं, हमारे लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ को त्यागना कितना मुश्किल है। और एक्चुअल में ब्राह्मण वही होता है जो इन सब अवगुण से आगे उठ जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी तपस्या होती है, इसीलिए वो क्या है? वो सुप्रीम है। इंपॉर्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ हिज क्वालिटीज एंड एबिलिटीज, वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज एंड एबिलिटीज, वो सबसे सुप्रीम है। तो इसके कुछ कॉजेस हैं। अगर हम अपने आप को किसी गुरु के, किसी लर्न पर्सन के आगे कंपेयर करें तो जो लर्न पर्सन है हम हमेशा ही उसको सुप्रीम मानते हैं। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है
उनमें भी जो लर्न पर्सन होते हैं आप उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो। एक स्कूल में जिसमें हम कहते हैं कि सभी इक्वल हैं, लेकिन लर्न टीचर को हमेशा ही सबसे पहले क्यों रखा जाता है? इसी तरह सोसाइटी में वर्ण सिस्टम है, इसमें जो लर्न है, ज्ञानी है, जो हमको सही रास्ता दिखा रहा है, मनुस्मृति में उसी को सबसे सुप्रीम बताया है। उसके बाद आती है वैल्यू ऑफ आर्म्स गिवन टू ब्राह्मण्स। वो कहते हैं ब्राह्मण को आर्म्स दान दक्षिणा देनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, जो टीचर होता था वो टीच करता था, जो वो टीच करता था तो इसके बदले में जो उसकी फैमिली मेंबर्स है उनसे कुछ नहीं लेता था। तो जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो गुरु दक्षिणा ली जाती थी, जो बहुत ही कम होती थी, वो भी उस शिष्य से ही ली जाती थी। तो गुरु ने अपना घर परिवार चलाना है, अपनी नीड्स फुलफिल करनी है, इसीलिए किसकी जरूरत होती है? आर्म्स की जरूरत है। उसने मोह माया को त्याग दिया है, लेकिन बेसिक नीड्स तो फुलफिल करनी है। तो इसीलिए वो कहते हैं अगर कोई लर्न्ड ब्राह्मण है हम उसको दान देते हैं, जिस सबसे सुप्रीम होता है। द आर्म्स गिवन टू लर्न्ड ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण बीइंग द फोरफोल्ड रिवॉर्ड। अगर आप किसी ब्रह्म ज्ञानी लर्न्ड ब्राह्मण को दान देते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैरिटीज गिवन टू द डिजर्विंग ब्राह्मण आर हाईली अक्लेम्ड बाय मनु। मनु जी ही कहते हैं अगर आप चैरिटी करते हो तो जो लर्न्ड ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, जो डिजर्विंग है, उसी को ही दान देना चाहिए। अगर आप उसको दान देते हो आपका दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप किसी करप्ट ब्राह्मण को दान देते हो उसका इतना फल नहीं मिलता है जितना लर्न्ड ब्राह्मण को दान देने से आपको फल मिलता है। नेक्स्ट आता है 3 प्रोफेशंस ऑफ ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण्स हैं इनकी 3 प्रोफेशंस हैं, मनुस्मृति में ये डिफाइन किए गई हैं। फर्स्ट वन इज टीचर, देन प्रीचर, उसके बाद आता है एडवाइजर टू द किंग। पहले टीचर। टीचर कौन होना चाहिए? मनुस्मृति में यही कहा गया है एक टीचर है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लर्न होता है, जिसको ज्ञान की नॉलेज होती है। तो he should be well versed in धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में वो निपुण होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उसको डिसिप्लिन पता है। अगर हमको अपने सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में पता होगा तभी हम दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की बात कही गई है। इंटरेस्टेड इन लर्निंग, जिसको लर्निंग में नया सीखने में इंटरेस्ट होता है उसी को टीचर बनना चाहिए। जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, इसमें प्रोफेसर हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, इनोवेटिव होते हैं, वही क्या होते हैं? लर्न होते हैं, वही आगे अच्छे प्रोफेसर बनते हैं। तो यही कह रहे हैं मनुस्मृति में हर एक को टीचर नहीं बनना चाहिए। जिसको पता है कि मुझको रिसर्च में, इनोवेशन में, लर्निंग में इंटरेस्ट है उसी को ही गुरु बनना चाहिए। उसके बाद आता है प्रीचर, शुड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ प्रेयर्स एंड जजन्स। उसके बाद ब्राह्मण है इस धरती पर ज्ञान का उजाला करते हैं, वो प्रीचर बन सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। हवन होते हैं, हवन वही करते हैं। तो मनुस्मृति में यही कहा गया है कि हवन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस हवन से क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है। तो हवन करना बहुत जरूरी है। और ये हवन कौन करा सकते हैं? जो ब्राह्मण होते हैं वो ही कराते हैं। हम कहते हैं जब हम हवन करते हैं, हवन में जो भी मटेरियल डाला जाता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जब भी हम हवन करते हैं, हवन में जो भी मटेरियल डालते हैं वो पूरे वातावरण में फैल जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं फैलता तो मान लो कुछ अग्नि चल रही है, इस अग्नि में अगर आप मिर्च डाल दो तो सारे वातावरण में मिर्च फैल जाएगी। अगर आप इसमें हवन आहुति डालते हो, देसी घी डालते हो, वातावरण में एक अच्छी सी मिठास है वो क्रिएट होती है। तो इसीलिए वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन की इंपॉर्टेंस बताई गई थी। कोरोना आया था उस टाइम भी हमको कहा गया कि हवन है, इससे जो भी जर्म्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। देन एडवाइजर टू द किंग, जो किंग का एडवाइजर है वो भी ब्राह्मण हो सकते हैं। जिसको स्टेट क्राफ्ट की नॉलेज है वो ही क्या होगा? ब्राह्मण का एडवाइजर होगा। तो मनुस्मृति में क्षत्रिय एंड ब्राह्मण इन दोनों को बहुत ही कोऑपरेट से मिलकर रहना चाहिए, ताकि जो राजा है राजधर्म का भी पालन कर सके। जब जस्टिस देना है तो उस
गुरु से मीनिंग जो एडवाइजर्स है उससे शिक्षा भी ले सके। जब भी उसको लगता है कि इस टाइम में इनकैपेबल हूं तो उस टाइम गुरु से उसको ज्ञान लेना चाहिए। तो इसीलिए एडवाइजर ऑफ द किंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए स्टेट क्राफ्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है ब्राह्मणिज्म इन जस्टिस एंड पेनोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है। हम जब ब्राह्मण की बात करते हैं हम सिर्फ जस्टिस को डिफाइन करते हैं। मनुस्मृति है जस्टिस के रिगार्डिंग पार्शियलिटी करती है। एक्चुअल में जो पार्शियलिटी ब्राह्मण को फेवर कर रही है, जो हम ब्राह्मणिज्म के अदर पॉइंट्स है हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ब्राह्मणिज्म इन जस्टिस जी कहते हैं हम सभी सोसाइटी में इक्वल हैं, लेकिन ब्राह्मण का स्टेटस सबसे ऊपर है। इसीलिए he has given special treatment in the administration of justice। जस्टिस में उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, उसके लिए सेपरेट रूल्स बनाने चाहिए। वो कहती है कि मनुस्मृति कभी भी जो ब्राह्मण है उसको डेथ सेंटेंस नहीं देनी चाहिए। इसका एक कॉज भी है। अगर हम लॉजिकली लगाएं तो लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या बनता है, जो ज्ञानी है, जिसको वेदास की नॉलेज है, जो समाज को सही रास्ते पर लेकर आ रहा है, जो रिफॉर्म कर रहा है, अगर हम उसको मार देंगे तो सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। हमको उसको डेथ सेंटेंस नहीं देनी है, हमको उसको पनिशमेंट देनी है उसकी नॉलेज से। अगर हमारे समाज में रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो उस नॉलेज को संभालनी हमारा ही ड्यूटी बनती है, क्योंकि उस टाइम रिटर्न में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। उस टाइम इतनी ज्यादा बुक्स नहीं थी जो आज के टाइम में। जो भी नॉलेज है आप रिटर्न फॉर्म में लिखकर अपने पास संभाल कर रख लो, चाहे आगे दे दो, तो बहुत कम होता था। इसीलिए जो नॉलेज है ओरली ट्रांसफर की जाती थी। इसीलिए क्या कहते हैं, उसको डेथ सेंटेंस नहीं देनी चाहिए, उसको थोड़ी पनिशमेंट दे दो और उसके बाद जो उसका काम है लोगों को ज्ञान देने का वो ही करने देना चाहिए। उसको अपनी गलती के लिए खुद ही पनिशमेंट देनी चाहिए, उसको खुद ही रिफॉर्म करनी चाहिए। अगर वो बहुत बड़ा क्राइम करता है तो उसको शेव क्लीन कर देना चाहिए, सिर मुंडवा देना चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए बहुत ज्यादा अपमान की बात है। अगर हम सोसाइटी में सर उठाकर चल रहे हैं, अगर हमारा सर मुंडवा दिया गया तो सोसाइटी में हम कैसे निकलेंगे, तो हमारे लिए इंसल्ट की बात है। जिस टाइम की जी बात करें उस टाइम हमारी सोसाइटी प्रेस्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। सिर मुंडवा देना किसी डेथ सेंटेंस से भी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मानी जाती थी। उसको उससे भी ज्यादा पनिशमेंट देनी है तो एग्जाइल मीनिंग देश निकाला दे दिया जाता था। एक ब्राह्मण को अपने देश से निकलकर किसी और दूसरे देश में जाना चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात थी। और जिस देश में जाते थे उस देश की सोसाइटी है उसको वही रिस्पेक्ट नहीं देती थी। तो जो मरने से भी बड़ी पनिशमेंट थी उसको मनुस्मृति में डिफाइन किया गया है। एंड इसके अलावा मनुस्मृति में फाइन के रिगार्डिंग ये कहा गया है कि अगर कोई गलती करता है, जैसे सिविल केस है, सिविल क्राइम में अगर शूद्र को 1 टाइम हम पनिशमेंट दे रहे हैं, जितना फाइन इंपोज कर रहे हैं उससे कई गुना फाइन है वो ब्राह्मण को देना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसको वेदास की नॉलेज है तो उसको सिविल क्राइम नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये क्या कहती है, ब्राह्मण को जो भी सिविल क्राइम है ज्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए, क्रिमिनल केसेस में उसको डेथ सेंटेंस नहीं देनी चाहिए। अब हम करते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जो ब्राह्मणिज्म है मनुस्मृति में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको क्रिटिकली कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। वैसे हम अगर इसकी मनुस्मृति की अच्छी बातें देखें तो हमको लगता है मनुस्मृति में जो कुछ कहा गया है वो किसी ना किसी हद तक सही है। अगर हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत पॉइंट है इसके क्रिटिसिज्म में। हम एग्जांपल लेते हैं, एक गिलास पानी का भरा हुआ है, तो मान लो जो गिलास है वो आधा फिल है आधा एम्प्टी है। जो फिल पार्ट है अगर आप उसकी क्वालिटीज देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, फिल वाटर दिखेगा। अगर आप उसको क्रिटिसाइज करना चाहोगे तो वो क्या दिखेगा, एम्प्टी पार्ट दिखेगा। तो जो भी कुछ डिफाइन किया गया है आपका नजरिया है, आप किस एस्पेक्ट से उस चीज को देख रहे हो, आप क्रिटिसाइज करने के पॉइंट्स देख रहे हो या उसमें क्वालिटीज अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी तरह मनुस्मृति में कुछ कमियां भी हैं और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स भी हैं जिस वजह से पूरी सोसाइटी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकी है। तो जो मनुस्मृति में डिफाइन किया गया है, हम सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर ही हम ये कह देते हैं जे पार्शियलिटी करते हैं, शूद्र के साथ पार्शियलिटी कर रही है, लेकिन इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो एस्पेक्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो भी इनमें
वर्ण सिस्टम कहा गया है वो अच्छा है, लेकिन कास्ट सिस्टम अच्छा नहीं है। जो बाद में लोगों ने कास्ट सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया, हमको उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना कि वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज करना चाहिए। वर्ण सिस्टम सिर्फ मनुस्मृति में डिफाइन नहीं किया गया है, वेस्टर्न कंट्री से प्लेटो ने भी डिफाइन किया है। प्लेटो ने तो भी यही कहा है कि हमको जो बच्चे हैं बच्चों को अलग रखना चाहिए, उसको एजुकेशन देनी चाहिए, तो उनमें से ही फिलोसफर किंग निकलेगा, सोल्जर्स निकलेंगे और अदर मैनुअल लेबर निकलेगी। तो ये तो भी वर्ण सिस्टम ही है। तो प्लेटो के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हर एक कंट्री में वर्ण सिस्टम डिफाइन किया गया है, लेकिन हम लोगों ने इसको कास्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारी ही गलती है, जिससे हमने पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। जिसमें हिंदुइज्म है, इसमें बुराइयां क्रिएट होनी शुरू होगी। तो हम इसको कैसे क्रिटिकल इवेल्युएट कर सकते हैं? ब्राह्मण इज ग्रेट बाय वर्च्यू ऑफ हिज लर्निंग। ब्राह्मण ग्रेट है क्योंकि उसमें क्वालिटी है लर्निंग की। ही मनु ने क्लियरली डिफाइन किया है, ही क्लियरली रिकॉग्नाइज दैट नोबॉडी इज बोर्न ब्राह्मण और शूद्र। कोई भी ब्राह्मण नहीं जन्म लेता, कोई भी शूद्र नहीं जन्म लेता, बट दैट द वर्नास आर ड्यू टू द क्वालिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ मैन। उसकी एबिलिटी एंड क्वालिटी की वजह से वो वर्ण में गया है, तो बाय बर्थ नहीं है। जैसे हमने कहा था, पेरेंट्स की वजह से कोई भी ब्राह्मण नहीं बनता है। जैसे हम रावण एंड वाल्मीकि की एग्जाम्पल लेते हैं, रावण का जन्म है ब्राह्मण में के घर में होता है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। वाल्मीकि जी का जन्म है शूद्र के घर में होते हैं, लेकिन वो शूद्र नहीं कहलाते, वो ब्राह्मण कहलाते हैं, वो ऋषि मुनि कहलाते हैं। तो इस तरह जो मनुस्मृति में डिफाइन किया गया है, मनुस्मृति वर्ण सिस्टम को कैसे डिफाइन करती है? अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू योर गुण, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी, नॉट बाय द कास्टिज्म। तो मनुस्मृति इज फुल ऑफ प्रेजेस फॉर द लर्न्ड एंड राइटर्स ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण की प्रेस करती है, लेकिन जो लर्न्ड ब्राह्मण है उन्हीं की ही प्रेस करती है। इनफैक्ट जी तो ये कहती है जो करप्ट है, जिसमें सात्विक गुण नहीं है, उसको तो ब्राह्मण भी होना नहीं चाहिए। तो मनुस्मृति नॉट एप्रिशिएट द फूलिश, करप्ट ब्राह्मण उनको अप्रिशिएट नहीं करती है। तो इस तरह मैं जो मुझे सही लगता है, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, इट विल बी रॉन्ग टू लेवल मनुस्मृति एज अननेसेसरी पार्शियल टू ब्राह्मण। जे ब्राह्मण को अननेसेसरी पार्शियलिटी नहीं करती है। कुछ पॉइंट्स में जे ब्राह्मण के अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट से बात करते हैं तो लर्न्ड पर्सन के उसके ज्ञान की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन एक पर्सन है जो वर्ण के अकॉर्डिंग है, जो कास्ट के अकॉर्डिंग है, कास्ट को कभी भी जे फेवर नहीं करती है। तो ये तो मेरा नजरिया है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण उसने वर्ण के लर्न के उसकी नॉलेज के बेस पर चुना है, इसीलिए हमको ब्राह्मणइज्म के बेस पर जो मनुस्मृति है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ग्लास के कौन से पार्ट को देख रहे हो वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो जो मैंने ब्राह्मणइज्म को डिफाइन किया है, जो मनुस्मृति में डिफाइन किया गया है, जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं उनके सोर्सेस से मुझे यही पता चला है कि मनुस्मृति है वो पार्शियलिटी नहीं करती है, सिर्फ लर्निंग के ऊपर ही जी बेस्ड है। तो आज मैंने ब्राह्मणइज्म है इसको क्रिटिकली इवेल्युएट किया है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।